नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवगुरु टॉक्स। और मैं आज इन पंक्तियों से शुरुआत करूंगा कि मैं खोज हूं, मैं विचार हूं, मैं अभिव्यक्ति की पुकार हूं, मैं सच का प्रसार हूं, मैं पत्रकार हूं। और मैं आज पत्रकार के विषय में बात करूंगा। और हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत हैं जो यूट्यूब और सोशल मीडिया में पत्रकारिता करते हैं और वो निर्भीक निडर होकर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच है अभिजीत शर्मा, देशमत न्यूज से। स्वागत है नवगुरु टॉक्स में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम व्यूअर्स हैं उनको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने इस टॉक शो में मुझे बुलाया। मैं काफ़ी दिनों से आप देख रहा था कि आप लोग जो ये कर रहे हैं हाजीपुर में, वैशाली ज़िले के अंदर शायद मेरे हिसाब से पहला एक ऐसा पॉडकास्ट जिसके अंदर एक ऐसे लोगों को आप लाते हैं जो समाज में छिपे होने के बावजूद उन्होंने कितनी प्रतिभाओं को आगे निकालने का काम किया है। इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आपकी सोच को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस लेवल पे सोच सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और अपनी बात को रखने के लिए। और हम लोग का मकसद भी यही है कि जो छुपी हुई बातें हैं वो बाहर निकल कर आए। और हम आज आपके साथ बात कर रहे हैं। और मैं अभिजीत जी, मैं आपके बारे में जैसा जानकारी है हमारी कि आप शुरुआत एक समाज सेवा से किए, फिर आपने राजनीतिक दल में भी अपनी सेवा दी और उसके बाद आप पत्रकारिता में आ गए। इतना उतार चढ़ाव आपके जीवन में, इसके पीछे का कारण बताइए। देखिए, समाज सेवा में मैं था, ये बिल्कुल बात सही है। और हम लोगों ने जो काम किया वो पूरे हाजीपुर शहर ने देखा। शायद वो कोरोना का समय था जी। उस समय भी और उससे पहले भी। तो मुख्य रूप से ये सिद्धांत रहता था हम लोगों का काम करने के पीछे कि कैसे भी लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। और मैंने शायद किसी किताब में पढ़ा था कि अगर समाज सेवा करनी है तो नेता से बढ़िया कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास संसाधन होते हैं जी। तो इसी को लेकर के और थोड़े जो विचार है, जो शैली हमारी है काम करने की, आक्रामकता जो हम लोगों में है या बागी तेवर कह सकते हैं, वैसा कुछ मुझे नजर आया था। पप्पू यादव जी जो पूर्णिया के अभी सांसद है, तो उनके साथ में मैंने जुड़ करके, और हमारे यहाँ हाजीपुर से कई सारे लोग थे, जो पटना में बाढ़ आई थी उसमें हम लोगों ने काम किया। फिर उसके बाद कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया। फिर ये सारी चीजें होती रही। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि आगे बढ़ना है तो कोई बढ़िया राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। हालांकि ये चीज़ मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आज तक जिन लोगों को भी ये लगता हो कि मैं राजनीतिक पार्टी में सदस्य के तौर पे था, तो मैं किसी भी पार्टी में आज तक मैंने सदस्यता नहीं ली। हाँ, इन्फ्लुएंस जरूर रहा। चिराग पासवान जी के साथ में मैंने काफ़ी उनको करीब से देखा। फिर उसके अलावा पप्पू यादव जी को, उनके कार्यशैली से प्रभावित होकर के मैं उनके साथ में जुड़ा, ना कि उनके राजनीतिक दल या संगठन में मैंने जुड़ करके कोई काम किया। लेकिन सबका ध्येय यही रहता था कि कैसे भी लोगों की आवाज बनी जाए, स्थानीय मुद्दे उठाए जाए। लेकिन राजनीति होता है ना, एक दलदल टाइप का होता है, वो हम लोगों के हिसाब से नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे हमारे परिवार का भी नाम हो, लोगों का नाम हो, लोगों की आवाज में आसानी से उठा सकूं। तो इसलिए मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद में जैसा पहले लोग प्यार करते थे उससे दुगना प्यार अब ज्यादा करने लगे। लोग मुझे पसंद करते हैं। अभी हालांकि शुरुआत है मेरी, लेकिन फिर भी अपने कामों से संतुष्ट हूँ और राजनीति से तो बहुत अच्छा हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है। और आपने देखा है कि हर चीज को आपने अनुभव किया है और उसके बाद आप पत्रकारिता में आए हैं, तो जाहिर है कि उसमें आपको सफलता भी मिल रही है। और आप बहुत अच्छे ढंग से, बेबाकी से, निडरता के साथ आप अपनी बात को रखते हैं। और हम लोग भी आपके न्यूज को देखते हैं और सराहते हैं। तो ये अच्छी बात है, आप इसे जारी रखें। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता में बड़े बड़े पत्रकार को भी मैं देख रहा हूँ, चाहे न्यूज़ चैनल को देख रहा हूँ, कि कोई भी घटना होती है उसमें वो अपना तथ्य ले आते हैं और तुरंत वो जजमेंट कर देते हैं कि नहीं ये हुआ, वैसे हुआ। चाहे आप हाल फिलहाल की घटना को देख लें, जो हवाई जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें हम देखें एक न्यूज़ चैनल को उसने पहले ही कह दिया कि इसका इंजन फेल हो गया,
जबकि अभी तक उसका बॉक्स भी नहीं खुला है। सही बात है। और लोग हैं जो उसके बारे में पहले से ही बोल देते हैं कि ये हो गया। नहीं नवनीत सर, यहाँ पे आप है सो थोड़ा बहुत नजदीक आ गए आप। इससे पीछे ले चलता हूँ। जी। आपको शायद याद होगा कि अभी से कुछ दिन पहले इंडिया पाकिस्तान में एक वॉर टाइप का था, जिसके अंदर इंडियन वायुसेना जो है घुस करके पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर हमारे जो मेन देश की स्ट्रीम मीडिया है, कुछ तो फैसलाबाद पहुंच गई, कुछ पेशावर पहुंच गई, कुछ ने तो लाहौर तक को कब्जा कर लिया था, और कुछ लोग मतलब कि अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे। लेकिन जब सरकार की रिपोर्ट आई, उसमें यह पता लगा कि आतंकवादी ठिकाने जो सीमावर्ती इलाकों में थे उन पे स्ट्राइक हुई है, वहां पे उनके आतंकवादी गतिविधियों को जो मतलब पालन पोषण कर रहे थे उनको तबाह किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये न्यूज का जो पैटर्न है, हर चैनल वालों ने बांट लिया था, एक एक राज्य बांट लिया था। किसी ने कहा कि पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है वो हमारे कब्जे में आ चुका है, कुछ देर में कभी भी आजाद हो सकता है, अफगानिस्तान तालिबान से मुक्त हो सकता है। फिर उसके बाद नए नए वहां से बलूचिस्तान की एक बताया जा रहा था कि बलूचिस्तान अब अलग देश बन रहा है। ये सारी चीजें हैं, कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग? मतलब स्टैंडर्ड जो होता है न्यूज का, जो वो स्टैंडर्ड को कहाँ ले गए? आप खुद सोच करके देख सकते हैं कि इतने बड़े मीडिया हाउसेस जिनके इतने करोड़ों व्यूअर्स हैं, आज भी आप शहरों में जाएंगे या हाजीपुर में ही जाइए ना, आप हाजीपुर में जाएंगे, किसी भी आप टीवी शोरूम पे चले जाइए, वहां खुली रहेगी, या तो क्रिकेट मैच चलता रहेगा या न्यूज चैनल चलता रहेगा। रिक्शा चलाने वाला भी जाम में फंसा हुआ है तो देखता है तो वहां न्यूज चलता रहता है। वहां पे क्या सूचना आप दे रहे हैं कि आप जो है पाकिस्तान के अंदर घुस गए? अभी आपने वायुयान हादसे का जो जिक्र किया, जो अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे हुआ था, उसके अंदर भी मैंने कुछ टीवी चैनल्स को देखा जिन्होंने मतलब हवाई जहाज का फरमाई बना लिया था पूरा स्ट्रक्चर, और उसके अंदर घुस करके वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। और जो पुराने वीडियो, जो फिल्मों के काटे हुए वीडियो है, जो कुछ हॉलीवुड फिल्म थी जिसके अंदर मतलब ये वायुयान हादसे से रिलेटेड फिल्म थी हॉलीवुड, उसके सीन काट करके आप लोगों को परोस रहे हैं कि इस तरीके का अंदर का मंजर था। जब उसमें से जिस समय ब्लास्ट हुआ हवाई जहाज के अंदर, तो कोई व्यक्ति बचा ही नहीं जब उसके अंदर, तो आप उसकी वीडियो फुटेज कहां से ला सकते हैं? कॉमन सेंस की बात है। तो ये इन सारी चीजों पर, लेकिन मसाला ठीक है होना चाहिए, लेकिन झूठ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और न्यूज तो खासकर लोग सभी वर्ग के और सभी उम्र के लोग देखते हैं, और उससे देश दुनिया की खबरों और आसपास के खबरों के बारे में जानते हैं, तो वो सच्चाई सामने आना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट की तरफ न्यूज़ ज़्यादा फोकस कर रहा है। टीआरपी के चक्कर में ये सब हमको लगता है कि हो रहा है। और यहाँ की हाल की घटना को देखें तो मैं बताना चाहूँगा कि रामाशीष चौक पर एक केला का प्रतीक के रूप में स्ट्रक्चर लगाया गया था, और उसका तैयारी ही चल रही थी। लेकिन कुछ मीडिया कर्मी या कह लें कि यूट्यूबर के उकसावे में उसका उद्घाटन करवा दिया गया आम लोगों से। इसको आप कितना उचित समझते हैं? देखिए, सभी लोगों ने मतलब हाजीपुर के जो भी स्थानीय जो यूट्यूबर्स भाई है या फिर सोशल मीडिया पे खबर चलाने वाले लोग हैं, सबने एक तस्वीर दिखाई कि स्थानीय लोगों ने उद्घाटन कर दिया। लेकिन हमारे न्यूज चैनल पे एक व्यक्ति का मैंने इंटरव्यू किया था जिनका नाम है धर्मेंद्र कुमार, और काफी अच्छे मूर्तिकार है। जी। जब उनके साथ में मैंने बात की तो सारी चीजों का पता लगा ये कि स्क्रिप्टेड था, और लोगों से उद्घाटन करवाना। आज तक हाजीपुर के इतिहास में कभी भी कितने फंड ऐसे आए जो लौट करके चले गए, आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, न किसी को पता है। लेकिन वो केला का उद्घाटन करना ये एक राजनीति से प्रेरित था। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इसके अंदर एक नियम होता है कि जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको ये बात गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि जो चीज मैं बताने वाला हूँ वो आपको सुननी चाहिए। नेशनल हाईवे का एक नियम होता है कि किसी भी सीधी रोड पे कोई भी स्टेचू या कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं लगानी है जिससे ड्राइविंग करते हुए लोगों का अट्रैक्शन खराब है। उससे दुर्घटना की जो संभावनाएं है वो बहुत ज्यादा घट जाती है। आपने बिना परमिशन के आपने सबसे पहले तो एनएचएआई के सिर्फ अधिकारी को कह करके लगवा दिया, आपने कोई एनएचएआई से कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया आपने। दूसरी चीज, उस इंटरव्यू में पत्रकार उन्होंने कहा मुझसे, जो मूर्तिकार थे, कि मुझे सभापति मैडम ने कहा था कि जो भी खर्चा लगेगा मैं दूंगी, आप कीजिए। नगर परिषद के कोई भी पेपर पर अगर लिखा हुआ रहता कि हाँ हम केले की मूर्ति बनाना चाहते हैं, या कोई सरकारी एड रहता, तो एक चीज समझ में आती कि नगर परिषद के सौजन्य से था। ये लड़ाई एक जिद बहस की लड़ाई थी, जो अपनी बात मनवाने को लेकर के हाजीपुर की छवि को खराब। मैं ये नहीं कहता कि केला हमारे यहाँ का प्रतीक है, हमारे
कि खेती बाड़ी का प्रतीक है, हाजीपुर की पहचान है, जीआई टैग मिला। मैं सराहना करता हूँ उस मूर्तिकार की जिसने इतनी शानदार मतलब तरीके से उस केले को बनाया है। लेकिन उस केले के पीछे की जो कहानी है वो बड़ी ही काली कहानी है। इसमें स्थानीय चिराग पासवान जो यहाँ के सांसद है उनको घसीटा गया, जबकि कल मैंने उनसे इस बारे में पूछा जब वो कल आए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई जानकारी ही नहीं है, उनको जानकारी नहीं है और हाजीपुर के लोग कहते हैं कि चिराग पासवान ने हटा दिया। अरे भाई, जब केला लग ही गया था, क्या जरूरी है कि केला का उद्घाटन आप कीजिए या कोई कीजिए, केला तो लग ही गया ना, क्यों नाम खराब करते हैं? आपने बनवाया, आप जाके फीता काटते। बिल्कुल, यही किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन ये द्वेषता है, ये ऐसी तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। खैर, लेकिन ये अगर केला लग गया है, हमारा प्रतीक भी है और यहाँ पे खेती भी होती है इसकी और कितने किसान इससे जुड़े हुए हैं, तो हम लोग इसका मतलब तारीफ ही करते हैं कि किसी ने अच्छी सोच से इस केले को लगाया है और अच्छी बातों को हमेशा अप्रिसिएट करना चाहिए। लेकिन हाँ, आप जैसा बता रहे हैं, जगह अगर बदल जाता, अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाता, आप तो फिर मुझे विवादों में डाल रहे, क्योंकि अगर इस बात को कहता हूं कि केला हटा करके वहां से दूसरी जगह लगना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके व्यूअर्स या जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को ये लगेगा कि किसी न किसी के इन्फ्लुएंस पे आकर के बोल रहे हैं। ये तय करना सरकार का काम है, ये तय करना पदों पे बैठे हुए लोगों का काम है कि कैसे शहर को सुसज्जित रखना है, कौन सी चीज कहाँ लगेगी, इस पे उनको विचार करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है, मुझे नहीं चुना है। मेरा काम है आपकी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से आम जनता के पास पहुंचाना। जो सच्चाई थी, जो चीजें तथ्य है सामने, वो मैंने बताई है। इस तरीके की बात है और ये स्पष्ट तौर पे, ये मेरा बयान नहीं, ये उस मूर्तिकार का बयान है जो इस टोटल चीज के अंदर जो बंदा 15 सालों से मतलब कोशिश कर रहा है कि हाजीपुर में लगना चाहिए, अगर वो व्यक्ति अगर कह रहा है सारी चीजों को, तो 100% सत्य ही कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा है। बिल्कुल। और हम तो ये भी सुने हैं कि वहाँ कई लोगों की मूर्ति लगाने की बात हो रही थी कि इनकी लगनी चाहिए, उनकी लगनी चाहिए, लेकिन उन विवादों से हटकर एक यहाँ का हाजीपुर का जो प्रसिद्ध केला है उसको लगाया गया, तो थोड़ा सा विवाद नहीं कह सकते उसको। ये एक, मैंने आपको पहले कहा कि ये एक स्क्रिप्टेड था, सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश के अंदर जहां जब लगे नहीं, होता है ना कि अगर अंगूर अगर मुझे नहीं मिले, छोड़ो यार, अंगूर तो खट्टे हैं, क्या खाएंगे, तो उस तरीके की बात है। यहाँ पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। केले को जीआई टैग किसने दिलवाया? केला हाजीपुर की पहचान क्यों बना? क्योंकि हम लोग केले से जुड़े हुए, केला हमारी सभ्यता और संस्कृति में है। छठी मैया को बिना केले का अर्घ चढ़े हुए पूजा नहीं होती। और सोशल मीडिया पे अभी भी आप स्क्रॉल करेंगे तो हर तीसरी पोस्ट केले की आएगी। तो हर आदमी दिल से कितना लगा हुआ है। हम लोग तो बिल्कुल चाहते हैं कि वो जहां है वहां रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो यही चाहूंगा। और अगर उसको हटाने की अगर कोई कोशिश करता है तो हम लोग स्थानीय युवा होने के नाते अपने तरीके से जो विरोध होगा वो करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? अगर इसके पीछे अगर पहले से सोचा जाता तो बिल्कुल इस तरीके की नहीं। राजेंद्र चौक पे भी आप लगा सकते हैं, कलेक्ट्रेट पे आप लगा सकते हैं, नगर परिषद की छत पे लगा दीजिए ना, सबसे बढ़िया पूरा शहर दिखेगा। श्रीयंत्र मंदिर है उसके ऊपर लगा दीजिए। लेकिन उत्तर बिहार का गेटवे कहा जाता है रामाशीष चौक, और इसलिए भी वहां लगाने का बिल्कुल हाँ मान सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों में, विवादों में अगर मैं भी ना पढ़ूँ और आप भी ना पढ़े, अच्छा, एक अच्छी बात मैंने उसके बारे में सर्च किया कि इतनी बड़ी मतलब केले का कोई मूर्ति विश्व में कहाँ है, तो पता चला कि ये सेकेंड ऐसा मतलब प्रतिमा है केले का, जो एक अमेरिका में है और एक हाजीपुर में है। नहीं, आपको शायद मैं जानकारी देना चाहता हूँ। केले की प्रतिमा के बारे में तो मुझे उतना ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन 21 फीट का केला ये दुनिया में मतलब अपने हाजीपुर में ही है। और आप जिस मतलब फर्स्ट की जो आप बात करें, वो कनाडा के अंदर एक जगह है, वहां पे एक केला, सिर्फ केला है। अच्छा। वो केले का डिजाइन जो है वो काफी बड़ा है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। लेकिन पूरे घौर की अगर बात करें तो हमारे हाजीपुर का ही वाला घौर जो है वो सबसे आगे है। कनाडा में एक बना हुआ है, वो हमने सोशल मीडिया पे भी देखा और मैंने सर्च भी किया था उसके बारे में। तो वो सिर्फ एक बनाना जो होता है, सिर्फ केला, वो केले का डिजाइन बना हुआ है। वो डिजाइन बहुत बड़ा बना हुआ है, तो इसलिए उसका नाम गिनीज बुक में है। और हाजीपुर का जो 21 फीट वाला जो केला है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद मिलकर के उसको प्रोत्साहित करके तो देखिए, अगर नहीं हाजीपुर का नाम केले के अंदर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ तो जो कहिएगा। चलिए, ये बहुत अच्छा, और हम लोग के बीच से ये निकला है तो वो जरूर
विधायक और हमारे सभापति तक ये बात जाए, सांसद तक जाए, और इसका प्रयास जरूरी है। हम लोग तो कहेंगे कि जब तमाम जो भी मतलब हम लोग यूथ जो है एज ए प्रोफेशन को छोड़ दिया जाए तो हर अपने अपने तरीके से आवाज उठा सकता है, लोगों को अप्रिशिएट। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती कि इतना बढ़िया कलाकार आपके पास में है, उसको वो सम्मान नहीं मिला जो उसको, जिसका वो हकदार था। कोई भी पत्रकार मसाला छोड़ करके उसके पास नहीं गया। अच्छा। सिर्फ मैं गया। मुझे पता था कि ये जो सारी राजनीति इस केले के पीछे हो रही है, लेकिन इस केले को बनाने वाला कहाँ है, उसको ढूंढा, उसका इंटरव्यू चलाया मैंने, जो हाजीपुर के लगभग 50-60 हजार लोगों ने देखा। लेकिन कहाँ गया वो लोग, क्योंकि ऊपर से इंस्ट्रक्शन था कि आपको जाकर के उद्घाटन करवाना है, आपकी देखरेख में होगा। और वही स्थानीय जो लोग हैं, जो चैनल अपने आप को कहते हैं, वो लोग पहुंचे थे अपने अपने आदमियों को लेकर के, उन्होंने करा दिया उद्घाटन। स्पष्ट आपके टॉक शो पे मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक बात, अब केले का तो इतनी चर्चा हो गई, केले के बारे में हाजीपुर की जनता जान गई है आपके टॉक शो के माध्यम से। जरूर जरूर। और मैं कहना चाहूंगा जो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि लोग न्यूज को चला रहे हैं, वो यूट्यूबर कहलाते हैं या फिर वो सोशल मीडिया पत्रकार कहलाते हैं। लेकिन ये भी सच है, क्या ये सच है कि वो पैसे लेकर न्यूज बनाते हैं? बिल्कुल सत्य है। इसका इसमें 100% है। लेकिन इसके पीछे अगर मैं आपको ले चलूं तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि जब अंग्रेजों का शासन भारत में था, जब पूरे भारत के अंदर पहली बार कोई अखबार छपा जिसका नाम था बंगाल गजेट, पूरे हिंदुस्तान में जो ब्रिटिश एम्पायर का जो पहला अखबार था हिंदुस्तान में, उसका नाम था बंगाल गजेट। उस समय बंगाल राजधानी हुआ करती थी भारत देश की। जब उस अखबार के साप्ताहिक अखबार था, लेकिन उसका छपने का कारण जानते हैं क्या था? बहुत कम लोगों को पता होगा, और शायद मेरे हिसाब से वो सोशल मीडिया जिन पत्रकारों की बात कर रहे हैं उनको तो पता भी नहीं होगा, तो उनको ही बता देना चाहता हूं कि उस पत्रिका सप्ताह में एक बार छपती थी, और उसका उद्देश्य ये था कि कैसे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में जो लोग आवाज उठाते थे कि हमारा देश को गुलाम बना लिया, हमारे देश को ये कर दिया, लेकिन ब्रिटिश ने वो अखबार इसलिए चालू किया था ताकि स्थानीय लोगों को एजुकेशन के प्रति पता लग सके कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ लाइट दी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ रेल पटरियां बिछाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सती प्रथा को बंद कराया। तो समाज में एक एनवायरनमेंट जाए, हिंदुस्तानियों के दिल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति जो सख्त रवैया है उसको कम करने के लिए वो जो है। लेकिन फिर उसके बाद लगभग 60-70 साल बाद में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब द इंडिया न्यूज की स्थापना की, जब पहला भारतीय न्यूज कह सकते हैं उसको, तो उसके अंदर यह उद्देश्य था कि स्वराज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और स्वराज तो उस समय कोई व्यक्ति अगर कुछ लिख देता था उसी से क्रांति आ जाती थी, होता था ना ऐसा। फिर जमाना बदला, धीरे धीरे हम लोग रेडियो पे आए, रेडियो के बाद टेलीविजन पे आए, टेलीविजन के बाद में हम लोग ब्रॉडकास्टिंग में बड़े बड़े चैनल पे आए, और फिर उसके बाद में फिर हम लोग आज सोशल मीडिया पे आए। लेकिन एक चीज कभी खत्म नहीं हुई, वो था पत्रिका। आज भी लोग टीवी से ज्यादा अखबारों पे क्यों भरोसा करते हैं? क्या कभी किसी ने सोचा है? इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि वही यूट्यूबर्स जिनकी बात कर रहे हैं, और मैं जिस यूट्यूबर श्रेणी में आता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को लगेगा कि अपने प्रोफेशन में होकर के इस तरीके की बात करता है। नाम यहां भी कमाया जा सकता है, जज्बा यहां भी बनाया जा सकता है, निर्भीकता यहां भी कराई जा सकती है। आजकल के लोग हैं कि यूट्यूबर जो होते थे उनको बड़ा सम्मान मिलता था शुरू में, क्योंकि वो तस्वीरें दिखाते थे, उस हिसाब से लोगों को खबर बताते थे। अब तो पर्सनली लड़ाई में भी यूट्यूबर्स को बुलाते हैं, भोज भात किसी में भी बुला लेते हैं, जो खबर बनवाना है बनवा लीजिए। अब ऐसा हाँ होता है, करते हैं जनरली। मैं आपको यहाँ के स्थानीय एक चैनल है, उसका नाम नहीं बताना चाहता हूँ, आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था। उसमें क्या था, उसने अपने चैनल की लोगो को ही हटा दिया। जैसे मेरा चैनल है देशमत न्यूज या नवगुरु टॉक्स, आपका जो चैनल है उसमें नवगुरु का अगर आप टैग हटा देते हैं और उसकी जगह अगर आप मेरी पोस्टर लगाते हैं तो जनता क्या समझेगी? फिर तो हमारे उस पत्रकार ने जो कहता है कि मैं पत्रकार हूं, उसने नाम लिख रखा है आगे न्यूज, उस बंदे ने अपने न्यूज चैनल का नाम हटा करके और वहां पे स्थानीय विधायक की फोटो लगा दी। तो क्या ये समझा जाए कि वो न्यूज चैनल है या बीजेपी IT सेल का है या किसी भी राजनीतिक पार्टी का है? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यूज का भी एक सम्मान है, और उस सम्मान को बना के रखना होगा। आप पे लोग भरोसा करते हैं, आपके न्यूज को बहुत सीरियसली लोग देखते हैं, तभी कोई 50,000 फॉलोअर्स आपके होते हैं।
तो ये चीज जैसा आप बता रहे हैं कि पैसे पर न्यूज बनता है भैया, भोज खा के न्यूज बन जाता है। बनता है। यहाँ के हमारे तो यहाँ के पत्रकार ऐसे भी है कि 60 रुपया का गमछा लेने के लिए चले जाते हैं, 60-200 का पेट्रोल जला करके। तो इससे क्या मैसेज? इससे यही मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी यूट्यूबर्स के प्रति अगर जो आज समाज में जो विडंबना बनी हुई है लोगों की, वो गलत नहीं। आज मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं जो फोन करते हैं, लेकिन दावे के साथ आप मेरे चैनल पे चले जाइए, 700 वीडियो होंगे। अगर एक भी वीडियो आप कह देंगे कि किसी के इन्फ्लुएंस पे बनाया हुआ है, पत्रकारिता छोड़ दूंगा मैं। कोई कहता है मुझे, मेरे एक जिक्र करना चाहता हूँ, एक इंसिडेंट, हालांकि मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन आज मौका भी है और दस्तूर भी, और आप भी मेरे साथ में, पुराना आपसे ये सारी चीजें रहे और दर्शक भी देख रहे होंगे। कुछ लोगों ने जो यहाँ के सम्मानित पदों पे है, उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया, और चैम्बर में बुलाने के बाद में मुझे ये पूरी कोशिश की गई कि मैं उनके इन्फ्लुएंस पे आकर के उस तरीके की बात रखूं। मेरे सामने एक वाइट कलर का लिफाफा भी दिया गया। अच्छा। लेकिन उस लिफाफे को लिया मैंने नहीं लिया। अच्छा। और मैंने बोला कि आज के बाद कभी नहीं आऊँगा आपके पास में। अच्छा। इस महीने को, इन बातों को लगभग 3-3.5 महीने हो गए होंगे, आज तक कभी नहीं गया मैं उनके पास। जबकि मुझे सप्ताह में एक न एक खबर वहाँ से चाहिए होती है, लेकिन मैं नहीं बनाता हूँ। अच्छा। अब दर्शक समझ गए। अच्छा, तो क्या ये कह सकते हैं कि अभिजीत शर्मा किसी से पैसा नहीं लेता? नहीं, खबर बनाने के लिए पैसा नहीं लेता हूँ। अच्छा। अभिजीत शर्मा किसी से पैसा लेता है नहीं लेता ये मायने नहीं रखता है। अभिजीत शर्मा क्या है उससे छोड़ दीजिए। देशमत न्यूज किसी भी प्रभाव में, किसी भी लोगों के बीच में आकर के किसी से पैसा लेकर के कोई खबर प्रकाशित नहीं करता है। कोई व्यक्ति, अगर मेरे जानने वाले लोग भी मुझे कहते हैं कि आप मतलब इस तरीके से आप बना दीजिए, तो मैं अपने चैनल पे नहीं चलाता हूँ, मैं उसको दूसरे माध्यम से, अपने ही साथ में काम करने वाले कुछ लोग हैं उनको भेज देता हूँ कि भैया आप इनसे करवा लीजिए, हम जो होगा से मदद करेंगे, इस तरीके से। लेकिन पैसा ले लेना मतलब कि आपने अपने जमीर के साथ में खिलवाड़ किया। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, तरीका बदलिए ना। आप यहाँ के एक प्रॉब्लम है, अब बोलेंगे कि आप लोग बोलते रहते हैं चाहे इस तरीके का। सबसे मेन समस्या है कि हर तरीके से जो सरकारी तंत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, सबके पास में सोर्स ऑफ इनकम है। यूट्यूबर्स की क्या सोर्स ऑफ इनकम है? खुद का पेट्रोल जला के जाना है, खुद का सब कुछ करके जाना है। जब मैं पत्रकारिता करके आया था तो काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए। मैंने बीबीसी में भी कंटेंट राइटर मैनेजर की पोस्ट पे मैंने काम किया, फिर उसके बाद एनडीटीवी में भी मैंने काम किया। मेरा जिस कॉलेज से था वो भारत की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ का मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। तो मुझे कॉलेज के प्लेसमेंट के तौर पे ही वहाँ पे जॉब दिलाई गई थी, और दूसरी जॉब मैंने मतलब अपने बॉस के साथ में किया वहाँ पे। फिर वापस जब मैं आया, यहाँ आने के बाद में पता लगा, तो मैंने जब पत्रकारिता स्टार्ट की थी, जब मैं बड़े मीडिया हाउस को छोड़ करके जब मैंने अपने चैनल की शुरुआत की, तो मेरा ध्येय सिर्फ ये था कि मेरे चैनल पर ना कभी कंटेंट मतलब कि कॉपीराइट का क्लेम आए, कोई भी गलत चीज़ नहीं चलानी है, कोई भी म्यूजिक कॉपीराइट से बचना है, सोशल मीडिया से पैसा कमाना है। कमा रहा हूँ, एकदम दमदार तरीके से कमा रहा हूँ। अच्छा। देशमत न्यूज रेवेन्यू जनरेट करता है, दमखम के साथ करता है। बात तो हो गई ना। हाँ। कि आप दूसरे तरीके से पैसा मतलब उसी न्यूज से कमा रहे हैं, एक अच्छा पहल है। और आप कितना पैसा उससे महीने का जनरेट कर सकते हैं? अभी इतना जनरेट कर लेता हूं कि मेरा मतलब खर्चा पानी चल जाता है। अच्छा। गाड़ी का पेट्रोल हो जाता है, मोबाइल हो जाता है, बच्चों की स्कूल फीस हो जाती है, खुद का भी खर्च हो जाता है, और भी कई सारे सोर्स ऑफ इनकम है मेरे पास में। बहुत सारे मैं ऐसे काम करता हूं, कभी कभी छोटे मोटे किसी के साथ काम करता हूं, तो वो एक बाउंस बैक हो गया। लेकिन जनरली मतलब मैं अपने चैनल से रिवेन्यू कमा रहा हूँ, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बड़े गर्व के साथ कहना, मतलब मजा आता है मुझे इस बात को कहने में कि जो भी यूट्यूबर यहाँ पे काम कर रहे हैं, या जो भी यूट्यूबर तो कह नहीं सकते, क्योंकि हाजीपुर में तो कल्चर ही फेसबुक का है। फेसबुक पे लोग खबर देखते हैं। यूट्यूबर पर कोई भी पत्रकार जो कहता है कि बहुत बड़े पत्रकार है, अगर हाजीपुर के, मुझे 1000 फॉलोवर्स दिखा दे जो कहेंगे 100। लेकिन देशमत न्यूज के यूट्यूब पे भी 35,000 फॉलोवर्स है, 50,000 फेसबुक पे हुए हैं। और अगली बार जब आपके टॉक शो में आऊंगा तो पूरे वैशाली में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स लेकर के आऊंगा मैं आपके पास में, और 0% कॉपीराइट के साथ में। बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि आप ऐसे ही दिन दुना रात चौगुना बढ़ते रहिए, और इसी सच्चाई को आप हमेशा दिखाते रहिए। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा देश इतना बड़ा है, बड़े बड़े न्यूज़ है, लेकिन अगर हम न्यूज़ स्टैंडर्ड अथॉरिटी को देखें तो हम 151वें स्थान पे है। इसके पीछे क्या वजह आपको लगती है? आप खुद सोच करके देखिए ना, भारत
इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। और भारत ही एक ऐसा देश है जिसको विविधता में एकता कहा जाता है। समुंदर भी है, रेत भी है, पहाड़ भी है, हर सब चीज़ें मिल जाएंगी। अलग अलग 50 किलोमीटर पे भाषा बदलती है। इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस अपने यहाँ पे जो वर्ल्ड के अंदर स्थान रखते हैं, उन मीडिया हाउसेस ने अपने एम्प्लॉइज के लिए हेलीकॉप्टर तक की व्यवस्था कर रखी है। हेलीकॉप्टर से न्यूज कवर करने जाते हैं हमारे इंडिया के न्यूज चैनल में, बहुत सारे युद्ध में जाते हैं हेलीकॉप्टर से, वायुसेना, प्रधानमंत्री जी के साथ एक मतलब शिप के अंदर जाकर के इंटरव्यू करते हैं। लेकिन जैसे ही पूरे वर्ल्ड की वो आती है कि भारत कौन से स्थान पे है, तो 180 देशों के अंदर भारत पिछले साल 158 पे था, इस बार 151 पे है। सात वो मतलब नंबर का सुधार हुआ है। लेकिन पाकिस्तान से भी बहुत पीछे हम लोग, ईरान से, इराक से, इनसे पीछे है। क्यों? क्योंकि यहाँ के पत्रकार जो है वो सरकार के इन्फ्लुएंस पे आके काम करते हैं। अगर उनकी सच्चाई होती तो इस सूचकांक के स्तर में भारत पूरे टॉप पे होता। बिल्कुल, ये इन्फ्लुएंस में जाते हैं। अगर आज बीजेपी की गवर्नमेंट है तो पत्रकार बीजेपी की तरफ भाग रहा है, कल कांग्रेस की है, कांग्रेस निजी स्वार्थ, निजी फायदा देखने के चक्कर में सच्चाई से कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं। एक थोड़ी सी जिज्ञासा या थोड़ा सा लोगों को ये लगा था कि अब यूट्यूब का जमाना आ गया, नए नए लोग निकलेंगे, प्लेटफॉर्म मिलेगा। उन लोगों में से कुछ लोग तो बहुत आगे तक गए और कुछ लोगों ने तो ऐसा लुटिया डुबो दिया कि आज लोग पत्रकार कहने में खुद को शर्म महसूस करते हैं। उनसे हाथ जोड़ के विनती है, भाई लोगों, आप लोग अगर करते हो थोड़ा सम्मान बचा के कीजिए ताकि ईमानदारी से काम करने वाले लोग, पत्रकार की इज्जत बनी रहे। पहले के पत्रकार अगर किसी कैबिनेट मिनिस्टर के पास में साइकिल से भी जाते थे ना, एक झोला टांग करके, तो 1000 की भीड़ रहती थी नेता के साथ में, फिर भी रुक करके उसको वो सम्मान मिलता था और जी करके बात होती थी। भले ही पत्रकार के कपड़े फटे हो, लेकिन उसके सवालों से कैबिनेट मिनिस्टर, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी नारा मतलब इस तरीके से हो जाते थे, असहज हो जाते थे। एक बड़ी चीज मैं आपके जो चैनल पे शेयर करना चाहता हूँ, जो काफी दिन से मैं सोच रहा था। जनरली अपने मतलब कि वैशाली जो अपना क्षेत्र है वो जनरली तीन मतलब उससे जुड़ा हुआ है। मतलब एक तरफ समस्तीपुर है, एक तरफ मुजफ्फरपुर है, एक तरफ पटना है। राघोपुर चूंकि पटना के सटे हुए है और राघोपुर हमसे जितना दूर है उतना ही पटना से भी दूर है। हमारे इस पूरे वैशाली जिले में 20 लाख के आसपास जनसंख्या है। बिल्कुल। और 4-5 अखबार जो प्रमुख रूप से है वो लोग यहाँ पे जनरली पेपर मतलब चलता है उन लोगों का, अखबार वालों का। मोटा मोटी वो सब मिला करके 50,000 कॉपियां, 60,000 कॉपियां छपती होंगी जो हमारे वैशाली जिले में आती है जी। उन लोगों का दबदबा प्रशासनिक स्तर से लेकर के तमाम तरीके की सरकारी योजनाओं में लेकर के हर चीज़ है। बड़े बड़े वरीय पदाधिकारी या कोई भी लोग आएंगे तो अखबार को पहले प्रेफर्ड करते हैं, क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि अखबार पे लोगों का विश्वास है। लेकिन उनकी सारे अखबार मिला करके 50,000 मतलब कॉपियां बिक रही है, जिसमें से राघोपुर का कुछ ऐसा हिस्सा मैं आपको बता दूंगा जहां वैशाली का एडिशन जाता ही नहीं, वहां पटना एडिशन चलता है। अच्छा। पातेपुर की तरफ आप चले जाइएगा तो वहां समस्तीपुर का एडिशन मिलेगा। गरौल के आसपास या उधर बेलसर की तरफ आप चले जाइएगा या वैशाली के लास्ट कोने में चले जाइएगा तो वहां मुजफ्फरपुर का एडिशन मिलेगा। तो 50,000 प्रतियां अगर सारे अखबारों की मिल के छप रही है, उसमें से 10,000 तो आपका यही चला गया, 5,000 आपको डेली स्टेशन पे मिल जाएंगे, चना भुजा की दुकान पे इधर उधर। जनरली 30-35,000 लोगों तक अखबार पहुंचता है, वो उसमें सारी खबरें रहती है। लेकिन एक यूट्यूबर की खबर लोग 10 लाख लोग देखते हैं, 5 लाख लोग देखते हैं, 50,000 लोग देखते हैं, एक खबर उसकी पूरे अखबार पे भारी रहती है, फिर भी वो सम्मान वो नहीं कमा पाते हैं जो उनको अखबार के बराबर बैठने की हैसियत दे सके। इसके पीछे सोचना चाहिए कि हमारी कार्यशैली कहाँ जा रही है। अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहे वो लोग, छोटी मोटे तरीके से उनके पास में सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। अखबार में तो तनख्वाह भी मिलती है, यहाँ तो खुद का चैनल चलाना है, तो क्यों ना हम उस तरीके से काम करें कि हम ठीक है थोड़ी देर के लिए परेशानी हो सकती है, यार दोस्त है, कोई भी मदद करेगा। आप खबरों का सही तरीके से रेपुटेशन आप कमाए, अच्छा वजूद बनाए, सोर्स ऑफ इनकम अपने आप आने लगेंगे, कहने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इस पे एक लंबा चौड़ा डिस्कस होना चाहिए। बिल्कुल। और अब जैसा बता रहे हैं, अगर सही में एक पत्रकारिता का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और जो हमारा स्थान 51वें स्थान पे है, तो वो धीरे धीरे घटकर इतना बड़ा देश है। अगर ईमानदारी से अगर पत्रकारिता की जाए तो जाहिर है कि वो आएगा। और इसी से जुड़ा एक सवाल हम आपको पूछना चाहेंगे कि गोदी मीडिया से ये नाम प्रचलित है, बहुत लोग गोदी मीडिया भी कहलाते हैं। आखिर आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? इसका बड़ा आसान तरीका है। आपने
भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू देखा होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। जी जी। वो उन्होंने किसी टीवी चैनल के लिए इंटरव्यू किया था। ये लेगेसी चलती है हमारे इंडिया में कि किसी बड़ी पर्सनैलिटी या कोई जीत करके आता है या कमबैक या बाउंस बैक करता है तो उसके इंटरव्यू करने के लिए जो है स्पेशल तौर पे बॉलीवुड फिल्म सितारों को बुलाया जाता है। आपने देखा होगा, अपने शेखर सुमन क्या है वो पटना वाले जो थे जी, जी। हाँ, उनका एपिसोड चला, फिर अन्नू कपूर का भी एपिसोड चला। तो अक्षय कुमार जब प्रधानमंत्री के पास में गए और उनके प्रधानमंत्री आवास पर जब बैठ करके सवाल पूछ रहे थे, बड़ी उत्सुकता थी। उस समय तो मैं पत्रकार भी नहीं था, बड़ी उत्सुकता थी कि आज अक्षय कुमार जा रहा है, लगता है कि नरेंद्र मोदी से खड़े खड़े सवाल पूछेगा। वो वहां गए, वहां जाने के बाद में उन्होंने पूछा कि आप आम चूस के खाते हैं या मतलब छील के खाते हैं? तो उस समय पता लग गया, काट के खाते, हाँ, काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, कैसे खाते हैं। भाई वो आम कैसे खाता है नहीं खाता है उससे आपको क्या है, लेकिन उस तरीके के ही लोग, अब जैसे 500 और 1000 के जब नोट बंद हुए थे, नए नोट आए थे, डिमोनेटाइजेशन कहते हैं उसको, उस समय कुछ न्यूज चैनल्स वाले तो ऐसे थे जिन्होंने सैटेलाइट से नोट को जोड़ा था। अपना इसरो का यान रहेगा, चंद्रयान ऊपर रहेगा, वहां से जमीन के अंदर किसी ने पैसा छुपा रखा है तो उस सैटेलाइट से ही पता लग जाएगा कि वो पैसा कहाँ है। जेब में 500 का नोट है, कहाँ छुपा हुआ, चिप लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में कई सारी चीजें ऐसे, जैसे आपने रूल्ड आउट किया चीजों को, सरकार का प्रचार आपने किया, विपक्षी दलों का आपने प्रचार किया, लेकिन अगर किसी देश के अंदर अगर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या सत्ता पर बैठे लोगों से अगर पत्रकार सवाल नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? गोदी मीडिया। भारत की जनता ने जो किया है मैं इसको अच्छे तरीके से ठीक मानता हूँ। आप कीजिए ना, सब कुछ कीजिए, लेकिन आप किसी के दबाव में जाकर के, किसी की गोद में बैठ करके अब आप प्रवक्ता ही बन जाइएगा किसी पार्टी का, वो सब चीजें ठीक नहीं है। सबको बराबर हक मिलना चाहिए। विपक्षी दल है, वो लोग सवाल उठाते हैं, सारी चीजें हैं, करना चाहिए, जो सच्चाई वो दिखानी चाहिए। अगर गुजरात के मोरबी में पुल गिरा तो क्यों गिरा? सरकार के कारण गिरा, इस कारण 80 लोगों की मृत्यु हुई, 50 लोगों की मृत्यु हुई। ना कि ये कहना चाहिए कि वो 50 लोग उस पर चढ़ गए थे इसलिए पुल दबाव नहीं सह पाया, गिर गया। यही गोदी मीडिया है। जिसके अंडर में पुल था, उस जिसके पास रखरखाव का खर्चा था, उससे सवाल आप नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उस पर ज्यादा लोग चढ़ गए थे इसलिए टूट गया। तो भाई ज्यादा लोग चढ़ गए थे तो आप लोग क्यों लेते हैं रिवेन्यू? मत लीजिए, आप बंद कर दीजिए पुल। हाजीपुर के अंदर देख लीजिए आप, गोदी मीडिया की आप बात करते हैं, शहर में लगातार जल जमाव की समस्या है। गवर्नमेंट इतने पैसे दे रही है, स्थानीय विधायक, सांसद, तमाम जो भी जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं जी तोड़ स्तर पे कि किसी भी तरीके से ड्रेनेज को ठीक किया जाए। लगातार स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण आ रहा है, हालात ठीक नहीं हुए, लेकिन उम्मीद है कि ठीक हो जाएगी। जैसा विधायक जी ने दावा किया है कि इलेक्शन में लोग पैदल चल के वोट गिराने जाएंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने निकल करके आती है जब हमारी घर की माँ बहनें जब हाजीपुर शहर में जाती है कपड़े खरीदने, घूमने फिरने, जब वो कीचड़ में पार करके और जब साड़ी उठा करके जब छलांग मार के उस तरफ जाती है ना, तब पता लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उस समय सोचना चाहिए उन पत्रकारों। लेकिन एक बात है, जैसे अगर कोई विकास कार्य होना है किसी क्षेत्र में तो थोड़ी सी परेशानी तो कुछ दिन के लिए होगा ही। आज से पहले एक कंपनी आई थी जिन्होंने नमामि गंगे और ड्रोनेज का काम किया था। उस कंपनी के जिससे ग्लोबल जो टेंडर होता है उसमें साइन किया हुआ था, उसमें क्या लिखा हुआ था पता है? अगर किसी भी तरीके का कोई विवाद होता है तो इसका फैसला चीन के बीजिंग के कोर्ट में होगा। अच्छा। कंपनी छोड़ करके भाग गई। दूसरी बार फिर ग्लोबल टेंडर हुआ, तोशिबा जापान की एक कंपनी है, उसे टेंडर दिया गया, उसने किसी गुजरात की कंपनी को काम दिया। गुजरात के लोग आकर के हाजीपुर की मिट्टी को खन रहा है और हाजीपुर का लड़का बाहर जाकर बेरोजगारी कर रहा है। आपको क्या लगता है कि वो जो भी हो रहा है वो क्या ठीक हो रहा है? नहीं। 95% काम अगर विभाग कह रहा है, विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि 95% काम कर लिया गया है, 5% कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा, तो 5% काम कब कंप्लीट होगा उसका सवाल उठेगा। जनता उठाएगी सवाल, पत्रकार उठाएंगे सवाल। हाँ, भले वो पत्रकार नहीं उठाएंगे जो आपकी फोटो लगा करके खबर बनाते हैं, वो लोग नहीं उठाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं आज भी जो सवाल आपसे करेंगे और सवाल लाजमी करेंगे, पूरी निर्भीकता के साथ में करेंगे, निष्पक्षता के साथ में करेंगे, क्योंकि मेरा सिर्फ एक मिशन रहता है, मैं 5 लोगों को खुश रखने के लिए 5000 लोगों को नाराज नहीं कर सकता हूँ। मेरी कमाई मेरे दर्शक है जिसको बड़ी
शौक से मैं मतलब कि उन लोगों को मतलब परोसता हूँ न्यूज की, उनको लगे मेरे चेहरे में कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं मिस यूनिवर्स हूँ कि मैं खड़ा रहूंगा तो लोग 50,000 लोग मुझे देखेंगे। मेरी खबरों को सुनने के लिए वो 50,000 दर्शक जुड़े हुए हैं। मैं किसी दूसरे की खबर चलाने से पहले खुद बोलना पसंद करता हूँ, ये मेरा पैटर्न है काम करने का, लोग देखते हैं, उम्मीद है उनकी। तो आप चाहते हैं कि अगर मैं आपके लिए काम करके उन 50,000 लोगों को नाराज कर दूँ, ये मुझसे संभव नहीं है। चलिए, आपने अपनी बात को रखी और साथ में जो चर्चा चल रही थी जिस प्रश्न पर, गोदी मीडिया, मैं तो कहूँगा कि कोई भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं तो उनसे मतलब सवाल होना चाहिए, उन पर काम का प्रहार होना चाहिए, लेकिन बस अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो उसकी भी बात होनी चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए जरूर। अगर हाजीपुर के अंदर अरबों रुपए की परियोजनाएं चल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट यहाँ के स्थानीय विधायक, सभापति, इन लोगों को जाता है कि उनमें उन्होंने वो दमखम लगाया कि अपने जिले के लिए वो छीन करके लाए वहां से। जी जी। और आप चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तभी तो आपने लाया, लेकिन क्या वो जमीनी स्तर पे हो रहा है? आज भी टेंडर प्रक्रिया के अंदर इस तरीके का, आप भले ही ऑफिशियली किसी को पता नहीं हो, सब लोगों को पता है कि आप काम लेने जाओगे तो कितना प्रतिशत आपको टैक्स देना होगा, निजी टैक्स। जी। जिन लोगों के पास में चढ़ने के लिए साइकिल नहीं थी, वो लोग स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर और अरबों रुपए की जमीन खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, वो लोग कहां से लिया है 3 साल में? इस पे कौन करेगा सवाल? बिल्कुल, किसी को आगे आके करना पड़ेगा ना। जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं था, वो लोग आज अरबों रुपए के जमीन खरीद रहे हैं, कहां से खरीद रहे हैं? क्या उनकी किस्मत अब जाग गई? पहले कहां थे वो लोग? इस पे कौन करेगा सवाल? आखिर वो उन्होंने जो अपने घर में जो भरा वो कहां से लाए? एक जनरली एक चीज देखे होंगे आप, घर बनता है तो घर के अंदर मट्टी भराता है ना, वो मट्टी भराता है तो कहीं ना कहीं खड्डा होता है, तब ना मट्टी भराता है। बिल्कुल। तो खुद का घर अगर भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो खड्डा कर ही रहे ना। समझ गए मैं कहने का मतलब, आप भी समझे होंगे और जनता भी समझ रही है। लेकिन इन सब चीजों से बिल्कुल भी हम लोग अलग है। सवाल होंगे, सवाल लगातार दागेंगे, सामने से नहीं दागेंगे तो अपने प्लेटफॉर्म से तो दागेंगे। जनता आपसे जवाब मांगेगी। और सीधा सीधा एक चीज और कह देना चाहता हूं मैं, कि अगर कोई ये समझता हो कि मैं विरोध में हूं या ये नहीं, सीधे एक चीज होता है, हम लोग जब पत्रकारिता करने गए तो एक चीज सिखाया गया था, सरकार और जनता के बीच में सामंजस्य बैठाना। सरकार बोले तो वो पॉलिटिकल पार्टी के जो मुखिया है वो भी हो सकते हैं, पदों पे बैठे ऑफिसर भी हो सकते हैं, कुछ भी मतलब विभाग के लोग हो सकते हैं। वो किसी चीज को जनता के लिए लाते हैं तो जनता को आसान भाषा में कैसे पहुंचाना है, ये एक पत्रकार का काम होता है। जजमेंट सुनाना पत्रकार का काम नहीं होता। हाँ, तो हम लोग वही करते हैं, जो चीजें हैं उनको आते हैं और जनता कहती है कि भाई हमारा ये सवाल है कब बनेगा, तो हम पूछते हैं जाकर के कब बनेगा। तो कब बनेगा पूछते हैं तो लोग कहता है कि तू काहे पूछता है सवाल भाई। तो ये दिक्कत है। तो इसीलिए मैं 4-5 लोगों 10 लोगों को खुश करने के लिए अपने दर्शकों को नाराज नहीं कर सकता हूं, भले ही परिस्थितियां जो हो। जिस दिन लगेगा मुझे कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, उस दिन पत्रकार नहीं रहूंगा, छोड़ दूंगा, कहीं जॉब पकड़ लूंगा, है क्वालिटी काम करने का, कहीं भी सैलरी मिल जाएगी मुझे, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपनी बेबाक और निर्भीकता जारी रहेगी। और पूरे चुनाव भर क्या, जब तक पत्रकारिता करूंगा, आज आपसे पूछ रहा हूं, कल वो सत्ता में आएंगे उनसे पूछूंगा, आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? हाँ, बिल्कुल, ये चीज होगा ही होगा, सवाल तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और आपके हाल फिलहाल की घटना से हम जुड़ा हुआ एक प्रश्न रखना चाहेंगे। रामनवमी यहाँ मनाई जाती है, धूमधाम से मनाई जाती है, और राम जी की पूजा भी करते हैं हम लोग, एक पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। लेकिन रामनवमी की जो यात्रा निकाली गई इस बार, तो उसमें एक नेतृत्वकर्ता ने पूरा ललकारते हुए, किसी एक संगठन के वो नेतृत्व करता है, तो उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बातें कही, जिस पर आपने लाइव रिकॉर्डिंग करके और फिर आपने उस पर न्यूज चलाया। बहुत अच्छी बात है कि आपने सच को सच कहा, चाहे गलत। सिर्फ एकमात्र आप ही थे जिन्होंने न्यूज चलाया, देखा तो सभी ने। किसी के कलेजे में, किसी भी यूट्यूबर के कलेजे में वो गुर्दा ही नहीं था कि उस खबर को चला पाए। मैंने चलाई। क्यों? ऐसा क्या उसमें मतलब? वो खबर थी, खबर तो थी, लेकिन आपने चलाया और लोगों ने नहीं चलाया। मैंने चलाया, इसीलिए तो किसी ने नहीं चलाया। अच्छा। उसके जो सिस्टम, जो तार जुड़े हुए हैं, वो जो तार जिसको आप कहते हैं कि इसका ये हाथ है ना, हाथ के 5 उंगलियां जो उसके तार थे ना, उन तार की कठपुतलियों से नाचते हुए पत्रकार उस खबर को कहां चलाएंगे?
जो उस तार में है ही नहीं वो चलाएगा ना। दमखम दिखाना पड़ता है ना आप पत्रकारिता के। पत्रकारों से बहुत मतलब गुस्सा में है। गुस्सा में नहीं है, उनकी कार्यशैली से गुस्से में है। उनकी कार्यशैली से गुस्से में है। कोई भी खबर अगर आप करते हैं तो आप उसके विरोध में अगर जा करके और उस खबर को खराब करने की कोशिश करते हैं। एक खबर बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये उससे जाके पूछिए जो एक खबर दिन भर में एक डालता है या सप्ताह में एक खबर डालता है, रात को जाग करके खबर बनाता है, जान पे खेल करके खबर बनाता है। अगर उसके काम के ऊपर मिट्टी डाल करके आप सोचेंगे कि करेंगे तो विरोध तो सहना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि आपने जब वो खबर चलाई उसके कल हो के फिर मतलब डैमेज कंट्रोल को आप करने के लिए आप चले गए फिर उनसे, क्या कोई दबाव था? नहीं 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 नहीं, आप सोचिए, ये पत्रकारिता का मूलभूत सिद्धांत है। उनके विरोध में खबर मैंने चलाई। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वायरल वीडियो में वो किसी लोगों को कुछ बोलते हुए नजर आ रहे थे, आपत्तिजनक शब्द थे उनके, जो देशमत न्यूज पे मैंने चलाई। काफी किरकिरी हुई इस चीज को लेकर के, पूरे शहर में सेंसिटिविटी बन गई कि भाई इस तरीके की बात हुई। काफी लोगों ने उसको शेयर किया, उठा करके मेरे वीडियो लगाए गए। बिल्कुल। लेकिन मैंने देखा कि भाई ये तो एक तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन इसकी भी बात तो सुनी जाए कि ये क्या कहना चाहते हैं। मुझे कितने लोगों ने कहा बाबू बउआ रे जाइए ना, मैं खो जाई तो तोरा बड़ा मारता हूँ सब मिल करके। पूरा हिंदू गुस्से में, पूरे हिंदू गुस्से में, ये है वो है अलाना फलाना। ऐसा होता है कहीं? हम है ना, काय चिंता करता है। खोजाई तू बेचारा के केस लागल रहा भैया, केस लगा हुआ था उनके ऊपर। वहां से उनको खोजे और तब उनकी बातों को लाया, लोगों को समझाया कि आखिरकार वो गाली किसको दे रहा था। अच्छा। वो कहीं लाइव चला रहे थे, उसमें फेसबुक पे किसी ने उनको गाली बकी, वो उत्तेजित थी, साउंड आवाज तेज थी, सारी चीजें थी, उसने पलट करके जवाब दे दिया। उस जवाब दिए हुए वीडियो तो मेरे पास में आ गया, लेकिन उसमें लिखा हुआ क्या था ये तो मैंने पढ़ा नहीं। अगले दिन मैंने जाकर के पूछा कि आपने गाली क्यों बकी। किसी पत्रकार में अगर हिम्मत होती तो अगले दिन जाके उससे पूछ लेते ना कि आपके बारे में ऐसा वीडियो चल रहा है, ये क्या है, तो नहीं पूछ पाया कोई। देखने वाले को ये लगा कि आप कहीं दबाव में आकर अभिजीत शर्मा को दबा करके कोई खबर नहीं बनवा सकता है। देशमत न्यूज पर कोई खबर, मैंने आपको पहले बोली है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी पद पे रहे, सीधा स्पष्ट बात है, खबरों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर कभी भी मुझे लगेगा कि मैं किसी के दबाव में आके काम कर रहा हूं, उस दिन पत्रकारिता छोड़ दूंगा मैं। बहुत अच्छी बात है, आप कभी भी दबाव और हमेशा निर्भीक होकर आप ऐसे ही पत्रकारिता करते रहिए। और एक चीज़ जो हमारे मन में आया, आप भी खबर चलाए थे, हमारे वैशाली जिला में डॉक्टरेट बनने की होड़ सी लग गई है और इसको ब्रेकिंग भी आप ही ने किया। इस खबर को भी सिर्फ मैंने ही चलाई थी। और ये डॉक्टरेट बनने की जो खबर हम बार बार देखते हैं, तो हमने जब आपसे एक बार बात किया तो आप दिल्ली में थे। और जब आप वापस आए तो एक डॉक्टर को लेकर आए, डॉक्टरेट की डिग्री दिला कर ही आप दिल्ली से वापस आए। एक्चुअली जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं उनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि पिछले 15-17 सालों से उनका पेशा अस्पताल का रहा है, मेडिकल का रहा है। और जिस क्षेत्र में उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, जिसके वो हकदार थे जी, उनको समाज सेवा के क्षेत्र में, साथ ही मेडिकल मतलब लोगों को सहयोग करने के लिए थे। लेकिन मेरा सवाल, जो एपिसोड की आप बात कर रहे हैं कि वैसी विदेश की यूनिवर्सिटी जो भारत में आकर के डॉक्टरेट की उपाधि बेच रही है, उनसे था मेरा सवाल। जिस दिल्ली की आप बात कर रहे हैं उस प्रोग्राम में मैं गया था। उस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद जनरल वीके सिंह थे और भी कई ऐसे बड़ी हस्तियां भारत की थी मौजूद, और भारत की ही कोई संस्था थी जो वैसे लोगों को चुन करके देती है। तो ये, और सबसे बड़ी बात, जिस जगह पे उसका आयोजन था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, जहां पे बड़े बड़े लीडर्स अपना प्रोग्राम करते हैं, उस जगह पे जाकर के अगर आपको कोई सम्मान मिल रहा है, तो ये तो मैंने खबर भी चलाई थी कि हाजीपुर के लाल ने किया कमाल। लेकिन सवाल तो उन लोगों से है जो विदेश की यूनिवर्सिटी, जिसने भारत के अंदर कोई उसका ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने रिकॉर्डिंग चलाई है ना उसमें। इटली की एक कुनोयो यूनिवर्सिटी है, वो आके 50 हजार रुपए में, हमको खुद बात है उसके अंदर, मेरे सहयोगी ने बात की। उसने कहा कि आप अपना वो भेज दीजिए और किस क्षेत्र में आपको चाहिए ये बता दीजिए, उस हिसाब से हम बता देंगे। एक दिन प्रोग्राम अरेंज करेंगे। अगर हमको लेना हो 50 भैया 30,000 में मिल जाएगा आप तो। अच्छा। हाँ, अगर मध्य प्रदेश जाएंगे 30,000 में मिलेगा, रांची चलेंगे तो 50,000 लगेगा। अच्छा। अगर पटना में चाहते हैं
तो 5-10 हजार और खर्चा कर लीजिएगा, मिल जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मिल जाएगा। अगर उससे भी नहीं हो तो नेपाल चलिए, वहां से दिलाते हैं आपको बढ़िया डॉक्टरेट की उपाधि। मैं पूछता हूँ भैया कि क्या जरूरत है डॉक्टरेट लगाने की? आप काम अच्छा कीजिए ना, लोग सम्मान से खुद नाम लेंगे। किसी को नाम बनाने के लिए नाम खरीदना पड़े, और पैसे से आप अगर पद खरीदना चाहते हैं तो पद तो भले ही आप खरीद लेंगे, लेकिन लोगों के दिलों में जो है ना वो जगह नहीं बना पाएंगे आप। गलत है, जानते हैं कि ये जो जिस व्यक्ति का हक नहीं है अगर वो ले रहा है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन पहले वाला बिहार थोड़ी है कि 47% भाई एजुकेशन का रेट है, या तो 70% पार कर गया। बच्चा पढ़ा हुआ है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, उसको पता है कि कैसे डॉक्टरेट की उपाधि खरीदी जा सकती है, और कैसे गूगल पे लिखेगा तुरंत बता देगा, यूनिवर्सिटी का प्रचार आना स्टार्ट होगा। उससे भी नहीं होगा, जस्ट डायल पे नंबर डायल करेगा, डॉक्टरेट की उपाधि चाहिए, खट लिस्ट आ जाएगा, फोन लगाइए, वो सारा आपको कोऑर्डिनेट कर देगा, पेपर भेजिए, डॉक्टर की उपाधि मिल गई। भाई मतलब डॉक्टर का भी लोग लेकिन काफी लोग हमको ट्रोल करते हैं। हाँ। वो मेरे मित्र के बारे में स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते हैं, और आपका भी पूछने का शायद मेरा लगता है कि वही कारण था कि आप ले करके गए भाई, उनको दिला करके लाए, आपने खबर भी बना दी। नहीं, वो उस चीज के हकदार थे। उनको जो लोग जानते हैं, ये उनको पता है कि पिछले 15-17 सालों से उनका इतिहास जो है समाज सेवा का रहा है। वो हर मतलब चीजों में आगे थे, और जिस चीज के लिए उनको मिला है उसके वो हकदार थे, उनको जेन्युइन मिला है। नहीं मिला उन लोगों को दिक्कत है जी खरीद करके लाए। मेरा सवाल ये नहीं है, डॉक्टर की उपाधि मिलना एक समय था, सचिन तेंदुलकर, एपीजे अब्दुल कलाम, राहुल द्रविड़, ऐसे बड़े लोग, लता मंगेशकर, जावेद अख्तर, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में एक नया मुकाम हासिल किया है, उन लोगों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, भारत की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आकर के सम्मानित करती थी। एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ, राहुल द्रविड़ का नाम आपने सुना होगा, जो भारत के दीवार कहे जाते हैं। उनको बेंगलोर की एक यूनिवर्सिटी ने मानद उपाधि देने के लिए बुलाया था। बेंगलोर में, कर्नाटक के वो रहने वाले हैं, तो उन्होंने ये कह करके मना कर दिया था कि इसका मैं हकदार नहीं जी, है ना, से ये जिसका जो हकदार है उसको मतलब दीजिए। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, घर में से निकला, हाँ भाई कहाँ आ रहे हैं, बस डॉक्टर की उपाधि खरीद करके 50 ले लिया, चलिए। इन सब चीजों पे चर्चा मत कीजिए, ये सार्थक प्रयास नहीं है। ये जिन लोगों ने किया है वो अपनी बेइज्जती का एक बहाना ढूंढ लिया है। जब जब डॉक्टरेट की उपाधि की बात होगी, इन लोगों को आंखें बंद कर करके और दिल पर कंट्रोल करके सुनना होगा, खुद की बेइज्जती सुननी होगी। मैं तो कहूँगा कि देखिए, अगर ये सम्मान आपको चाहिए तो आप अच्छे कार्य कीजिए, बड़े बड़े कार्य को करिए, लोग खुद आपको सम्मानित करेंगे, लोग आपको सम्मान की नज़र से देखेंगे। तो इसके अलावा मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप निडरता और निर्भीक होकर खबर चलाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबर को चलाते हैं, चाहे प्रशासन का हो, चाहे कोई हाल फिलहाल में मैंने देखा कि जंदाहा का भी एक आपने उद्भेदन किया था। तो बहुत सारी आपको खबर चलाने का मौका मिलता है, आप चलाते भी निर्भीक और निडरता के साथ, लेकिन कभी आपको धमकी मिली? नहीं, ऐसा तो जानता है कि धमकी देंगे तो रिकॉर्ड करके फिर चला देगा फिर देखो नया खबर होगा। नहीं, कभी कभी सोचता हूँ कि मतलब कि क्या, मतलब कि ज़रूरत है मुझे करने की, और लोग करते हैं मैं वैसे कर सकता हूँ, लेकिन फिर ये सोचता हूँ कि मैं कर क्यों रहा हूँ, मेरे करने के पीछे उद्देश्य क्या है। मैं बोलना तो मुझे पहले भी आता था, हिंदी में बहुत अच्छी बोल लेता था, लेकिन मैं क्यों गया अपने मतलब 15 साल पहले जब मैंने किताब और कलम छोड़ दिया था, उसके बाद मैं क्यों गया दिल्ली पढ़ने, क्यों मैंने एग्जाम दिया, क्यों वहाँ पे पढ़ने गया, तब समझ में आता है कि मैं जिस चीज़ के लिए गया था वो मैं कर रहा हूँ। नवनीत जी, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जीवन में आप सब कुछ कीजिए, लेकिन आप जीवन में कुछ ना कुछ एक ऐसा काम जरूर करेंगे जो आपके लिए एक माइलस्टोन होगा, जिससे आप बड़े प्राउड के साथ आने वाली नस्लों को समझा पाएंगे कि देख, मैं इस समय में था, मैंने अपने काम में मैंने ये लकीर खींची, जिसको तुम लोगों को सोचना चाहिए। मेरे जंदाहा वाला जो मामला है वो मेरे जीवन का वो माइलस्टोन था, पत्रकारिता का। वाकई में वहां पे मैंने अपनी मतलब पत्रकारिता की जो हैसियत होती है उसको दिखाया, और आज जो अपराधी है, जो हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ में जो रेप करता था, यौन शोषण करता था, उनका वीडियो बनाता था, पेशाब तक पिलाया जाता था, उसके वीडियो वायरल होते, और फिर वो वीडियो बना करके वो किसको बेचता था, विदेशों में। वहां विदेश के कुछ इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से मेरे पास में धमकियां आई थी,
कि देख लेंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं कि देखने वाले कभी देखते नहीं हैं, डायरेक्ट दिखा देते हैं। मुझे पता था कि अगर छोड़ दूंगा इस खबर को, उस खबर को कोई नहीं करेगा। मैं लगा रहा रात के 3 बजे तक। मैं और मेरे साथ में 2-3 और लोग थे नेशनल मीडिया के, वो लोग भी उत्सुक थे, लेकिन उनकी खबर ही नहीं ले रहा था नेशनल मीडिया। उनके साथ समस्या है कि आप खबर बना करके देंगे, लेकिन दिल्ली बैठे हुए जो लोग हैं उस खबर को चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे पास में था कि मैं अपने चैनल पे उसे प्रसारित कर रहा हूं, उसको इतना प्रसारित किया मैंने, लगा हर चैनल का एक मेन एपिसोड उस मैटर पे चला। और वो लड़का जो सलाखों से जेल से निकलने की तैयारी में था, उसके ऊपर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज हुआ। उसके साथ में जो लड़की थी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। और बड़ी ही शर्म की बात है, जंदाहा में हम लोगों ने तो बाद में इसका उद्भेदन हुआ, वो लड़का स्पॉट पकड़ाया हुआ था। उसको पहले से पकड़ लिया था किसी ने। हाँ, वो एक वीडियो वायरल हुआ था। सिर्फ एक शराब की बोतल पे उसको छोड़ दिया था। सिर्फ एक शराब की बोतल पे उसे छोड़ दिया गया। मैंने इतनी बड़ी घटना हाँ, दोस्त यार था, बोले छोड़ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोला बात है अपना से की करे थे। लेकिन उसके पीछे जो मतलब कि वो था सिस्टम, वो उस तरीके से, तो ये सारी चीजें हुई थी और बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया। मैं खास तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूँ हिंदू पुत्र संगठन के नागेश सम्राट का, मनीष कश्यप का देना चाहता हूँ, विपिन सर का देना चाहता हूँ, खान सर को देना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे एक मित्र है रामाधार सिंह, जिनका वीडियो वायरल होता है, आप देखते होंगे, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा बिहार के कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने उस खबर को बड़ी प्रमुखता से आगे चलाते रहे। और वही कारण है कि इसे नेशनल मीडिया ने उठाया, तब जाकर के प्रशासनिक स्तर पे दबाव बना और FIR दर्ज होने के लगभग 2 महीने बाद फिर से केस खुला। लड़की का बयान दर्ज हुआ, लड़की का मेडिकल हुआ, सारी चीजें हुई और आज जो है आरोपी सलाखों के पीछे। ये सुकून देने वाला है मेरे लिए। ये जीवन का एक माइलस्टोन है जो मैंने अपने इस इतने कम उम्र की पत्रकारिता में मैंने किया। एक चीज और, आज तक आपने नोटिस किया होगा, एक और काम हम लोगों ने किया। एक महुआ के विधायक है राष्ट्रीय जनता दल के मुकेश रोशन, उन्होंने एक सवाल उठाया था यहाँ पे सदन के अंदर। आपने देखा होगा कि एक्सपायर्ड दवाइयाँ बिक रही है, मतलब वैशाली PSC सेंटर में। वो खबर भी मेरी थी। अच्छा, उसका एक्सपोज मैंने ही किया था वैशाली जाकर के। और वो जाकर के मैंने एक्सपोज किया, दवाई का सब कुछ निकाला। उसके बाद में मैंने जो सदन में जब चालू था तो मैंने उनसे विनती की कि इस खबर को जो है सरकार के सामने, क्योंकि उस दिन उनको बोलने का मौका था, स्वास्थ्य की तरफ से उनको बोलना था, RJD की तरफ से, तो मैंने उन्हें ये कन्विंस किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से महुआ के विधायक मुकेश रोशन जी को कि उन्होंने देशमत न्यूज की खबर को उठा करके सदन में पूछने का काम किया। विश्वास जुड़ा कि एक अच्छा विधायक जो है सदन में जाएगा। कार्यवाही हुई, सारी एक्सपायर्ड दवाइयाँ खत्म, मतलब वहां से हटा दी गई। आज कोई भी नवजात या कोई भी लोग जाएंगे तो उससे अच्छी दवाइयाँ मिलेंगी सरकार की तरफ से। तो ये भी एक मतलब एक काम है कि मैंने करके दिया समाज के लिए। क्या फायदा हो सकता है अगर एक भी बच्चे की मृत्यु हो जाती, तो वहां भी ऑफर था मेरे पास, यार छोड़िए ना, होता रहता, हटा देंगे, लीजिए और साइड हो जाए, क्योंकि लेने वाले नहीं है, हम भेजने वाले हैं, आपको भेज देंगे। भेज दी नहीं, खबर का असर तो पड़ता है भाई। अगर आप सच्चाई के साथ किसी खबर को आप चलाते हैं तो उसका असर पड़ता है। आप खुद देखिए ना कि आप तुलना कर लीजिए ना कि जो भी चीजें मैंने आपके यहाँ पे बताई अभी खबरों के हिसाब से, एक भी मेरे साथी यूट्यूबर्स ने वो खबर नहीं चलाई होगी। ये सिर्फ मेरी खबर थी। क्यों नहीं चलाई? क्योंकि अभिजीत चला रहा है, पहला ऊपर खबर चलेगा। ये होता है, होता है, जनरली होता ही है। अगर मैंने चलाई तो कोशिश रहेगी कि उसको कैसे भी तोप देना है कि बजाय। लेकिन सच्चाई को कितना भी कोई दबा दे, दबती नहीं है। रोशनी को कितना भी दबा दीजिएगा, वो खिलवे करेगा, सब में आएगा। तो फर्क नहीं पड़ता है, मजा आता है करने में। अब बड़ा दिल खुश होता है, बहुत मन लगता है काम करने में, लोगों का प्यार मिलता है। आप देखिएगा, आपका जब चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में आप पढ़िए ना, जो अभी खबर चल रही है इसके नीचे कमेंट बॉक्स में पढ़िए, लोग बताएंगे आपको कि क्या किस तरीके से लोग चाहते हैं, दीवानगी क्या सोचते हैं। ये सारी चीजें कमानी पड़ती है। बड़ा दिल खुश होता है जब कहीं जाते हैं, कहते हैं कि ये अभिजीत शर्मा है, वाह यार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करते हैं। नहीं, आप एक अच्छी पहचान बना रहे जिला में, और मतलब बिहार स्तर पर भी आपका नाम है, और देशमत न्यूज को आपने पूरा जगह पर फैलाया है, और सच्चाई के साथ आप न्यूज भी चलाते हैं। आप जैसे पत्रकारिता जो है, क्या समाज में बदलाव ला सकती है? और नवयुवक जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जैसे देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ डॉक्टर होते हैं
ग्रामीण क्षेत्रों में, आप भी ग्रामीण परिवेश से, मैं भी हूँ, अभी फिलहाल बाद में हम लोगों के माँ बाप शहर में लिए आए हो, लेकिन हमने वो दिन देखे हैं जब घर पे झोला छाप डॉक्टर आता था, सुई देके जाता था। रात को इमरजेंसी होती थी तो गांव वाले उस डॉक्टर को उठाने जाते थे। वो 15-20 गांव का एक डॉक्टर हुआ करता था, कितना भरोसा था उसके ऊपर। जब उस बेचारे से नहीं होता था तो क्या कहता था कि फलाना डॉक्टर के यहाँ एकरा ले जाओ, इलाज करा देला, लेकिन विश्वास था ना। लेकिन अगर MBBS डॉक्टर हो और एक वो झोला छाप डॉक्टर हो जिसे कहते हैं, वो दोनों में अंतर है कि नहीं? कोई भी भाई, अगर कोई भी युवा पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इरादा मजबूत कर लीजिएगा। हाल फिलहाल सफलता नहीं मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ हम कर रहे हैं यार, इसमें सफलता मिलेगी, लेकिन सोशल मीडिया एक ही चीज़ मांगती है, वो है कंटिन्यूटी। आप लगातार अगर अपने कंटेंट सोशल मीडिया पर डालते रहेंगे कुछ भी, तो एक न एक दिन आपका प्लेटफॉर्म भी आपको सपोर्ट करेगा। और उसके बाद में कहीं एक छोटा सा आप कोर्स कर ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे आपको काम करने के तरीकों के बारे में पता लगेगा, आपकी निजी ज़िंदगी से अलग एक चैनल का, एक पत्रकार की एक अलग इमेज बनेगी उससे, और लोग सम्मान के साथ में देंगे। और वैसे भी अब तो गवर्नमेंट के अंदर ये प्रस्ताव भी लगभग पास हो चुका है कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स या ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके पास में अगर उनके पास में डिग्री नहीं है तो उन लोगों के चैनल्स को बंद किया जाएगा या फिर उसका नाम बदल करके कोई प्रमोटेड या ब्लॉग वगैरह में किया जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पे एक एल्गोरिज्म होता है, खाना बनाने वाले को अलग रिवेन्यू मिलता है, न्यूज वालों को अलग मिलता है, फिल्म वालों को अलग मिलता है, तो उस तरीके की कैटेगरीज के हिसाब से डॉलर बनता है लोगों का फेसबुक यूट्यूब पर, तो वो बदल दिया जाएगा। इसलिए अगर पत्रकारिता पे बहुत लंबा अगर आपको चलना है तो निडरता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, आपको डरना नहीं है, और कहीं ना कहीं से कोर्स जरूर करें। अगर कोर्स नहीं करते हैं और सिर्फ आप यूट्यूब पे चलाते हैं तो आप एक आम जो है ब्लॉगर की तरह रह जाएंगे, और जिस तरीके की बातें मैं आज कह रहा हूँ हाजीपुर के पत्रकारों के लिए, वो आपको भी झेलना पड़ेगा। इसलिए पढ़िए और काम करते रहिए, मैं तो यही कहूँगा। मैंने शॉर्टकट नहीं अपनाइए, इसका प्रॉपर जानकारी लेकर फिर आप एक पत्रकार के रूप में, और निष्पक्षता भी होनी चाहिए, निडरता भी होनी चाहिए। और निडरता रहेगी तभी तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। हाँ। अगर आप उन्हीं की तरह, जब देखते हैं कभी भी कोई लाश अगर गंगा जी में है या नदी में, तो वो चलती जाती है, कहीं ना कहीं जाके लग जाएगी, लेकिन जो जिंदा आदमी होगा ना, वो कोशिश करेगा कि तिनका पकड़ के भी, तो जिंदा होने का प्रमाण तो दीजिए आप। आपको क्यों कुर्सी कैसे मिलेगी? जब तक आप उससे सवाल नहीं करेंगे तो कुर्सी नहीं देगा। अगर आप उसके इन्फ्लुएंस में चलेंगे तो हो सकता है कि हाँ कहाँ है, तो यहाँ है, बैठिए 10 मिनट बाहर आ रहे हैं, तो ये झेलना पड़ेगा आपको। अगर ये झेलना चाहते हैं तो कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके आने की, आपके धमक से ही उसको पता लग जाए, उसका आदमी जाके कह दे फलाना आया हुआ है, हाँ ओकरा जल्दी बुलावा ना, ओकरा फ्री करो ना, तब बवाल कर देता हूँ। अगर ये कमाना चाहते हैं तो पढ़ लिख करके अच्छे तरीके से कीजिए, और लाइव मत चलाइएगा कभी जीवन में अगर रिवेन्यू कमाना है। अगर सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया पे एक प्रतिद्वंदिता और है इसके अंदर हमारे यहाँ पे। जैसे हम लोग क्या है कि कोई भी खबर चलाते हैं ना, तो जो बड़े चैनल वाले हैं उनको तो स्क्रिप्ट वगैरह लिख करके भेजना पड़ता है, दिल्ली से अप्रूवल होता है, हर खबर का एक टाइम होता है कि 2 बजे भाई एंटरटेनमेंट से संबंधित जाएगी, 3 बजे क्राइम की जाएगी, 4 बजे स्पोर्ट्स की जाएगी, तो उस तरीके का होता है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि ये लोग मेहनत करना पड़ेगा, वीडियो आया फिर उसको एडिट करना पड़ेगा, लोगो लगाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उतना कौन करने जाएगा? सीधे लिया, मोबाइल है, ऑन किया, फेसबुक का लाइव चला दिया ताकि दूसरा का खबर भी कोई ना देखे। और उसके अंदर कई बार क्या होता है कि धक्का मुक्की का शिकार हो गया, कोई गाली गुप्तम बोल रहा है, कोई गाना बज रहा है, वो आ गया, कॉपीराइट लग गया, रिवेन्यू नहीं बना, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उनको तो पता है कि हमको किसी न किसी का खेल खराब, जो बनाना चाह रहे थे अच्छा से न्यूज़ खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें होती है, इन सब चीजों पे कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर खुद समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो भी ठीक है। इसी में से निकल करके जिसको 50,000 फॉलोवर्स पुराने के लिए जो है 7 साल लग गए, किसी ने 7 महीने में उसको कर लिया, आने वाले समय में ऐसे ही होता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे। धक्का मारते मारते यहाँ तक पहुंच गए हैं, एक बार और धक्का लगेगा, थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे। तो ये चीजें हैं। आप यहाँ आए, यहाँ हम लोगों ने बात की बहुत सारे ऐसे बिंदुओं पर, और बेबाकी से आपने हर सवाल का जवाब दिया। आप चाहे पत्रकारिता की अच्छाई, चाहे कमी, चाहे हर बात पर हम लोगों ने चर्चा की। आप जैसे यहाँ पे नवगुरु टॉक शो में आए हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको कही कि ये कंसेप्ट जो था, ये मेरे लाइफ का पहला सोच था। मैं देशमत न्यूज़ के माध्यम से जब मैं आया तो मैं पहले पॉडकास्ट ही करना चाहता था, जिस समय पॉडकास्ट का एक स्टार्ट हुआ था। लेकिन होता है ना कि
सोच रहा था और करना, मैं जब तक सोच रहा था तब तक आपने कर दिया। हाजीपुर वैशाली या मेरे हिसाब से नॉर्थ बिहार का पहला ये पॉडकास्ट है, और जिस तरीके से आप एक फ्री एनवायरनमेंट के अंदर लोगों को बुलाते हैं, उनसे चीजें निकलवाते हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है। और दर्शक इतना प्यार देते हैं आप लोगों को, आपके कंटेंट इतने बढ़िया रहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को आप बुलाते हैं। अभी मैंने देखा कि आपने यूपीएससी टॉपर को बुलाया था, और कई सारे ऐसे हाजीपुर की हस्तियां हैं जो समाज के अंदर जिन्होंने एक अलग योगदान किया है। आपने जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया, उनसे कड़े सवाल भी पूछे आपने, ये एक अच्छा लगा मुझे कि आपने बैठा करके पास में पूछा। ये सारी चीज़ें, ये एक माहौल बनाने के ऊपर है, और ये मुझे ये चीज़, इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि जो आपने ये जो शो कर रहे हैं आप, एक दिन एक हाजीपुर का नाम ये रोशन करेगा। और बड़ा मतलब कि अच्छा लगता है देख करके इस तरीके का कंसेप्ट लाना, मतलब एक प्रॉपर पूरी लाइटिंग की व्यवस्था करना, कैमरा एडिटिंग, 3 कैम शूट करना, और इतना स्टूडियो बनाना, ये सारी चीज़ें अपने आप में अद्भुत है। मैं इसके लिए बहुत मतलब कि बधाई देता हूँ, कुछ शब्द नहीं है कि मैं इसके बारे में कुछ कहूँ। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का सहयोग ऐसे ही बने रहे, और हम लोग का प्रयास रहेगा कि और बेहतर करने की कोशिश जारी रहेगी। और आप अभी यहाँ संखा स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ जैसे ये जरुआ रोड मनी कॉम्प्लेक्स के सामने। इसको मैं अपने तरीके से कहता हूँ, दर्शक मुझे शायद लगता है कि देखिए अभी मैं बैठा हुआ हूँ संखा स्टूडियो के अंदर, जो कि हाजीपुर महनार रोड के मुख्य मार्ग पे मनी कॉम्प्लेक्स के सामने 2nd फ्लोर पे। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक आपको अद्भुत ही नज़ारा देखने को मिलेगा। स्टूडियो प्रॉपर जो स्टूडियो होता है उस तरीके का नज़ारा मिलेगा आपको। और कहना ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, आपको शायद यहाँ आने के बाद ये फील नहीं होगा कि आप हाजीपुर में बैठे हो, आपको लगेगा कि मुंबई के किसी स्टूडियो में आप बैठे हुए हैं। और नवगुरु टॉक शो यहीं पर शूट होता है, और इतना बेहतरीन मतलब इन लोगों का आयोजन रहता है, इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को रखते हैं कि आप स्पष्टता बिल्कुल सामने निकल करके आती है। और उससे भी बड़ी बात, हम लोग तो ये, और ये लोग जो है मेहनत करते हैं, इनके चैनल जो है उसको आप लोग है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इन लोगों का, क्योंकि एक काम करने वाले के मनोबल बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पैसा तो मांग नहीं रहे कि भाई हमको पैसा चाहिए, इनका मनोबल जब बढ़ेगा, जब आपकी तरफ से एक शेयर बढ़ेगा, इनका फॉलोवर्स बढ़ेगा, तो ये और मजबूती के साथ में जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे, लोगों को बुला करके पूछने का काम करेंगे। इसलिए नवगुरु टॉक शो को जो है आप लोग आगे बढ़ाने का काम करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, अच्छा करते जाइए भाई, छोटा भाई आपके जैसा सहयोग होगा करते रहेंगे। बिल्कुल, आप लोग ऐसे ही मनोबल बढ़ाए हैं, और आप ऐसे ही सहयोग जारी रखें। और आप भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हाँ, और नवगुरु टॉक्स देखते रहें।